सोना चांदी में फिर दिखा तूफान। अब ट्रेडर्स के सामने बड़ा फैसला, बुक करे प्रॉफिट या बढ़ाए पोजीशन। बुलियन मार्केट के लिए आज सप्ताह का पहला दिन खासी तेजी से भरा दिन है। गोल्ड सिल्वर दोनों में तूफानी तेजी देखी जा रही है और अब ट्रेडर्स के समझ से बाहर बाजार हो गया है कि फंडामेंटल कारण है या सट्टेबाजी ज्यादा। गोल्ड सिल्वर ट्रेडर्स को अब क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्ते। नितिन जी, सबसे पहले तो ये हम देख रहे हैं कि कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में दिसंबर और मार्च 2026 के सिल्वर वायदे के प्राइस सेम चल रहे हैं। क्या ये उल्टे बदले का संकेत है या फिर बाजार में क्या होगा, क्या घटना घट सकती है जिसका संकेत है कि दिसंबर और मार्च वायदे के प्राइस सेम हो गए हैं इस समय? कमल जी नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और मैं अगर बात करूं तो सुबह से मैं काफी सारे चैनल्स देख रहा हूं, लेकिन इतनी बारीकी से किसी ने नहीं पूछा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेंड को भी समझने के लिए। देखिए, अभी अगर बात करें तो दिसंबर और मार्च के वायदे के भाव लगभग ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं, जो कि 7% 8% एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट जो है उसमें मिलता है। तो अगर मैं 3 महीने की बात करूं तो 3 महीने का जो 1.5 लाख रुपए पे 8% हो जाता है, लगभग 12,000 रुपए। तो 2,500 से 3,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो होना चाहिए। यानी अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2,500 से 3,000 रुपए के प्रीमियम पे होना चाहिए, जो कि डिस्काउंट में है। तो उसका कारण ये है कि कमल जी, हाजिर में अगर हम देखें तो 20,000 रुपए का जो है वो डिफरेंस चल रहा है। यानी अगर 1,50,000 रुपए चांदी चल रही है और मैं लेने जाता हूँ तो 1,70,000 1,75,000 मिल रही है। इनफैक्ट अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं, मेरी अभी डिब्रूगढ़ बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो वहां पे 1,90,000 चांदी मिल रही। तो ऐसे में क्या है, जो तमाम सारे समझदार इन्वेस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ईटीएफ के रूट भी काफी बंद होते जा रहे हैं, एक के बाद एक ईटीएफ जो है सिल्वर का वो फ्रेश एप्लीकेशन फ्रेश पैसा लेने से मना कर रहा है। तो कमल जी, ये जो ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एमसीएक्स के रूट के थ्रू करंट कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो चूंकि करंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो बाइंग है उसका प्रेशर काफी बना हुआ है, या बाइंग पूरी ताकत से हो रही है, तो इस वजह से हम ये 2,500 से 3,000 रुपए का प्रीमियम जो है वो हम देख रहे हैं करेंट कॉन्ट्रैक्ट में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के सापेक्ष आते हुए। कमल जी। जी। और नितिन जी, दूसरी तरफ हम देखें तो बैंकर्स की भी बात कर ले, जिन्होंने सेल साइट्स पर भी स्वैप चार्ज लगा दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने बदले की पोजीशन बनाई थी, वह अब उसको काट रहे हैं। एक हफ्ते में मार्जिन अपर बदले ने 40% का रिटर्न दिया है। ये क्या गेम हो रहा है कि बैंक ने जो सेल साइड पे स्वैप चार्ज लगाया, उससे पूरे बाजार की स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बैंकर्स जो है वो कमाई का मौका कभी ट्रेडर को नहीं देते, वो हमेशा खुद कमाई करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर मैं स्पॉट मार्केट के अंदर बाइंग की पोजीशन रखता हूँ, तो बाइंग की पोजीशन में कमल जी मुझे स्वैप का चार्जेस देना होता है। मतलब स्पॉट का मतलब होता है T+2। मंडे मंडे को कोई शेयर मैंने बाय किया तो वेडनेसडे तक उस शेयर की पूरी डिलीवरी देके मुझे पेमेंट करना होता है। अब अगर सपोज मान लीजिए मैं उस पेमेंट को नहीं करना कर पाता, तो ब्रोकर मुझे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी दे देता है और कहता है ये ब्याज आप भर दीजिए, और ब्याज और डीपी चार्जेस पे करके मैं अपने शेयर्स को खड़ा कर लेता हूँ। सिमिलरली क्या होता है कि सपोज मान लीजिए मैंने स्पॉट मार्केट के अंदर गोल्ड को बाय किया, तो अब क्योंकि मैं T+2 में उसकी डिलीवरी नहीं ले पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगले एक दिन दो दिन के लिए इसको रोल ओवर करना या मेरी पोजीशन ना कटे उसके लिए, तो वहां पे मुझे स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर $50 से $52 का गोल्ड के अंदर स्वैप चार्जेस पे करना पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं बेच के चल रहा हूँ, तो बेचने का मतलब है कि मेरे पास एक जो माल है वो पड़ा हुआ है, तो उसमें $30 से $32 गोल्ड के अंदर मुझे स्वैप चार्जेस मिलता है। या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब आप सेल साइड में होते हैं अगर तो वहां पे आपको पैसा मिलता है। लेकिन चूंकि 2.5 से 3 डॉलर का जो डिफरेंस था वो हमने थर्सडे को आता हुआ देखा सिल्वर स्पॉट और सिल्वर फ्यूचर के बीच में। सिल्वर फ्यूचर जो है वो डिमांड की वजह से 250 से 300 सेंट जो है, 250 सेंट के आसपास डिस्काउंट में आ गए, जिसकी वजह से ट्रेडर्स ने क्या किया, स्पॉट के अंदर चांदी बेची और फ्यूचर्स के अंदर बाय कर ली। तो उसमें उनको डबल फायदा नजर आया। एक तो स्पॉट में जो स्वैप चार्जेस थे वो उनको मिलने वाले थे, और दूसरा फ्यूचर जो डिस्काउंट में था वो उनका पोजीशन अपने आप कट जाता। लेकिन हुआ क्या है कि जब उन्होंने ये पोजीशन बनाई तो बैंकर्स ने बोला कि भाई हम आपको स्वैप चार्जेस पे नहीं करेंगे। वहां तक भी बात ठीक थी, तो लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप स्वैप चार्जेस पे मत करना। लेकिन सैटरडे को कमल जी सभी बैंकर्स का मेल आ गया कि $1,500 के
आसपास जो है, सॉरी फ्राइडे को मेल आ गया कि $1500 के आसपास पर डे के स्वैप चार्जेस लगेंगे, जिसकी वजह से डे एंड में लोगों को अपना जो पोजीशन है वो कट करना पड़ा। अब ये जो पोजीशन उन्होंने कट किया, उसकी वजह से जो बदला था वो नैरो हो गया। तो जो लोग खड़े रहे, जिन्होंने 8000 या 9000 के मार्जिन के ऊपर जो है वो ये पोजीशन खड़ी करी थी, उनको लगभग 35-70 सेंट का बदला जब कम हुआ, तो 3500 से $3600 आए। यानी $9000 के मार्जिन पे $3600 का आसपास का बेनिफिट हुआ। और मैं दुबई में ही था, तो मैं देख रहा था काफी ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई हुई थी, जिसमें उनको एक 3 से 4 दिन के अंदर एब्सोल्यूट 40% का रिटर्न मिला। जी। और नितिन जी देखिए, आज जो तेजी आई है बहुत अच्छी तेजी है। और तो इस तेजी का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? क्योंकि एक तरफ बातें हो रही है कि हमास और इसराइल के बीच समझौता होगा, रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, सारी स्थितियां लगभग वैसी बनी है, यूएस की आर्थिक हालत खराब है, वहां शटडाउन है। और फिर भी ये जो इसका और ट्रिगर क्या आ गया कि अचानक आज भाव जंप लगा रहे हैं। और हाजिर बाजारों की स्थिति है कि न तो वहां पे चांदी मिल रही है, और मिल रही है तो उसके जो भाव लगा दिया वो भाव हो गया आज के दिन। कमल जी देखिए, जो ट्रिगर्स की अगर मैं बात करूं, तो चाइना जो है वो वर्ल्ड लीडर गोल्ड में बनना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने अपने वॉल्ट्स ओपन किए हैं, उसने तमाम चीजें ओपन करी हैं, लेकिन अगर उसको वर्ल्ड लीडर बनना है तो सबसे पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक रखना पड़ेगा। इसमें उसका गैप है आज की डेट में 5000 से, सॉरी 6000 टन के आसपास का। यानी 6000 टन की फ्रेश बाइंग जो है वो गोल्ड की चाइना करेगा। अब इतना माल बाजार में ऑलरेडी जो है वो गायब हो चुका है बेसल 3 के नियमों के बाद। बेसल 3 के नियम ये कहते हैं कि पेपर गोल्ड से आप गोल्ड के ऊपर लोन नहीं ले सकते हो, आपके पास गोल्ड का फिजिकल में होना जरूरी है। जिसकी वजह से लास्ट 4-5 महीने से हम ये देख रहे हैं फिजिकल गोल्ड के अंदर जो डिमांड है वो बनी हुई है। तो ये जिस तरीके से चाइना की तरफ से एग्रेसिव बाइंग आ रही है, समझिए वो सारे बाकी जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को, टैरिफ को, बाकी सब चीजों को दरकिनार करके गोल्ड को वन साइडेड खींच रही है। जी। तो चाइना की डिमांड है, भारत की डिमांड है कि नहीं दिख रही है एग्रेसिव? क्योंकि अपने यहाँ भी तो दशहरा, दिवाली, शादियां सब आ रही है। देखिए, कमाई वाली डिमांड नहीं है कमल जी। कमाई जो होती है वो ज्वेलरी में होती है, ठीक है। ये जो डिमांड चल रही है, ये डिमांड चल रही है आपकी सिक्कों की, छड़ों की, आपके बार्स की। सिक्कों में और बार में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। 0.1%, 0.05% का के प्रॉफिट में चलता है वो। जनरली एक ये होता है कि ठीक है, ग्राहक जो है वो दुकानदार के साथ जुड़ा रहे, इसके लिए वो सिक्कों का व्यापार करता है। पर कोई बहुत जोरदारी वाली बात डिमांड में नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट डिमांड में हम देख रहे हैं काफी पिक है। लेबर बहुत स्ट्रांग है। अभी हर दूसरे तीसरे आदमी को से आप अगर बात करो तो वो यही पूछ रहा है गोल्ड क्या लग रहा है, सिल्वर क्या लग रही है। और लोगों, मैं तो यहाँ तक देखा है कमल जी की मेरे पास कुछ इस तरह के मैसेज आए कि सर मेरे पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है उसको मैं मॉर्गेज करके और गोल्ड ले लूं या और चांदी ले लूं। तो अब इस तरह की जब चीजें आ रही हैं, हमारा भले ही व्यू जो है वो 2 लाख रुपए का बना हुआ है चांदी में 31 मार्च तक या 15 फरवरी तक, हमें लगता है 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में गोल्ड $5000 भी चला जाएगा। लेकिन इस तरह की जो चीजें आ रही कमल जी, आप तो मतलब आपने मेरे से ज्यादा सावन भादो देखे हैं, तो आपको पता होगा इतना इजी मनी कभी भी अवेलेबल नहीं होता है कि आज आप बाय करो और कल बढ़ जाए। तो इतना जब इजी मनी आता है तो थोड़े से कान जो है वो खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉशियस होने की अप्रोच बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग का जो इस समय माहौल बना है वो बड़ा सिंपल है कि सुबह आप बाय करो, एक दिन पहले के लो का स्टॉप लॉस लगाओ। हम पिछले 15 दिन से इसी रणनीति पे काम कर रहे हो। केवल अगर मैं थर्सडे को छोड़ दूं तो सभी दिन पैसा बना है। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो पुट ऑप्शन जरूर बाय करें, क्योंकि इतना इजी मनी जो है अगर किसी भी एसेट क्लास में बनता है तो बहुत खतरनाक होता है, और ये सारे इन्वेस्टर्स के लिए भी आगे भी खतरा हो सकता है। नहीं नितिन जी, अगर हम देखें, आपने जब ये बात कही तो देखिए, जब शेयर बाजार में तेजी आई तो लोगों ने एग्री कमोडिटी को छोड़ा और शेयर बाजार की ओर मुड़े, सारा पैसा वहां गया, शेयर बाजार में तेजी आई। अब गोल्ड सिल्वर में तेजी है, तो क्या ये रुझान है कि इक्विटी का पैसा निकल करके शेयर बाजार, सॉरी, शेयर बाजार से निकल करके इक्विटी से और गोल्ड सिल्वर की ओर आ रहा है पैसा, कि नहीं आ रहा है? देखिए, उसका आइडिया तो नहीं है मुझे, मैंने वो डेटा नहीं देखा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश पैसा जो इक्विटी में जाना चाहिए वो इक्विटी में नहीं जाके वो गोल्ड सिल्वर की तरफ ज्यादा रुख बढ़ रहा है। देखिए, मेरा काम जो है वो गोल्ड सिल्वर का है। मैं गोल्ड सिल्वर में लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा मोटिवेट करता हूँ, प्रेरित करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात और कहना चाहूंगा कि लोग अब गोल्ड सिल्वर को एक वेल्थ क्रिएशन टूल की तरह ले रहे हैं। गोल्ड और गोल्ड की खासकर अगर मैं बात करूं तो गोल्ड इज नॉट अ वेल्थ क्रिएशन टूल।
गोल्ड जो है वो हेज अगेंस्ट रिस्क है या हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, आपको साल दर साल 8, 8.5, 9%, 10% के रिटर्न मिल जाते हैं। पिछले 3 साल में हमने एक्सपोनेंशियल देखे। पर आप इसको वेल्थ क्रिएशन टूल की तरह मत यूज करिए। ये 1990 का इन्फोसिस नहीं हो सकता है, या कोई एआई स्टॉक नहीं हो सकता एनवीडिया की तरह जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे। नहीं नितिन जी, एक देखिए, अगर किसी ने गोल्ड में 50,000, 70,000, 80,000 कहीं पे निवेश किया है, वो तो चलो आज के हिसाब से समझ में आता है। लेकिन आज जो भाव है 1.25 लाख के करीब करीब ही मान लें आप, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना कि वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी, ये कितना जायज लगता है, या रिस्क बहुत ज्यादा है? और फिर जब प्राइस नीचे आ जाते हैं, तो जैसे इक्विटी में हुआ, फिर लोगों ने कहा हमें शेयर बाजार ने डुबो दिया, हमें कमोडिटी ने डुबो दिया। हर जगह यही बातें होती, कर ये तो नहीं आरोप लग जाएगा कि गोल्ड ने हमें डुबो दिया और ये देखे नीचे आ गया, कभी कभी आगे जाके, आज तो नहीं मैं कभी भी, मतलब। कमल जी देखिए, ये चाहे $4,000 पे हो, चाहे $5,000 पे हो, या $5,500 जी पे हो, जी। ये तो होना ही है। आज नहीं कल कहीं ना कहीं से बाजार जो है वो 25 से 30% करेक्ट होगा ही होगा। तो जिस समय वो 25 से 30% का करेक्शन आएगा, मे बी अभी नहीं आएगा, अक्टूबर 26 के बाद आए। लेकिन जब भी ये चीजें होंगी तो हम ये देखेंगे कि लोग कहेंगे कि हम तो गोल्ड के ऊंचे भाव में घुस गए, गोल्ड ने हमको मरवा दिया। जो भी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है टच करेंगे गोल्ड को, हो सकता है उनको इस तरह के पैनिक का माहौल देखना पड़े। लेकिन अगर आप 10 साल या 8 साल के व्यू से आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता गोल्ड में आपको नुकसान होगा। सेकंड चीज कमल जी, आपके पोर्टफोलियो का अभी तक ये मान के चलते थे कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो बोला जाता था 5 to 8% जो है वो आप गोल्ड रख सकते हैं। मुझे लगता है कि अब जो स्थिति है उसमें आप इक्विटीज या बाकी जगह जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप कंटिन्यू करिए। पर आप जिस तरह से रिस्क बाजार में बढ़ रहे हैं वो देखते हुए मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो का 10 to 15% का जो हिस्सा है वो अब गोल्ड में रहना चाहिए। और सिल्वर जो है और कॉपर, ये तो आइटम ऐसे हैं जिसमें आपको अपना एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। नहीं नितिन जी, इसमें एक देखिए, एक बात और आती है, अगर हम प्रैक्टिकल देखें, जब प्राइस अनाप शनाप बढ़ रहे हो, बहुत तेजी है कि लोग कह रहे हैं कि 2 लाख सिल्वर हो जाएगी, सोना भी 2 लाख हो सकता है, सिल्वर 3 लाख भी हो सकती है, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लगता कि बहुत से लोगों के मन में अब लालच जग गया है कि कहीं से भी पैसा लेके डालो इक्विटी में। लोग कहते थे कि मैं तो अपना घर बेच करके इक्विटी ले लूंगा और अमुक शेयरों से पैसा कमा के इससे 3 गुना बड़ा मकान वापस खरीद लूंगा। ऐसा लालच अब कहीं आपको दिख रहा है कि बाजारों में, गोल्ड सिल्वर में भी हो रहा, लोगों के मन में, कि सब कुछ बेच बाज के एक बार गोल्ड में डाल दो, पैसा कमा लेंगे, फिर देखा जाएगा? बिल्कुल कमल जी, जैसा मैंने आपको बताया इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि गोल्ड जो मेरे पास पड़ा है उसको गिरवी रख के मैं चांदी खरीद लेता हूँ या गोल्ड खरीद लेता हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है अभी शेयर मार्केट में, उन्होंने शेयर्स को जो है लैस लेके, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लेके गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, सिल्वर में इन्वेस्ट किया है। मेरे पास जब इस तरह से कोई आता है तो कमल जी मेरा मानना है कि रिस्कियर एसेट्स के अंदर जो है आपको कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो मेरी बिल्कुल। तरफ से तो उनको हमेशा यही राय रही है कि देखिए, अगर आप लोन लेके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मत करिए। इस तरह की जब बुलबुला, मतलब अभी तो बबल नहीं फॉर्म हुआ है, लेकिन जो इस तरह का यूफोरिया चल रहा है, ये यूफोरिया जब भी ब्रेक होता है तो आपको निकलने की जगह नहीं बचती है, और आपने जो एसेट क्लास रखे हैं वो भी चले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कमल जी, एक फोन आया मेरे पास, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का, उन्होंने 1 BHK फ्लैट बॉम्बे में कहीं बुक किया है और बिल्डर को देने के लिए 60-70 लाख रुपए उन्होंने अलग रखे हुए हैं। तो उनका कहना था कि नितिन भाई मैं चांदी खरीद लूं क्या, चांदी खरीद लूंगा तो 1 की जगह 2 आ जाएंगे। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई देख ये रिस्की चीज है, यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि तू 2 के चक्कर में जाए और 1 भी तेरे हाथ से निकल जाए। जैसे हमारे यूपी में कहा जाता है दुबे जी चौबे जी बनने गए और दुबे भी ना रहे। तो मैंने कहा कहीं वो स्थिति ना आ जाए। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे यूफोरिक क्लाइंट्स हैं, यूफोरिक इन्वेस्टर्स हैं, उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि यूफोरिया और फोमो के अंदर ना करें। बाजार को फियर और ग्रीड, दो ही चीज चलाती है। ग्रीड फैक्टर जो इस समय अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 80% के आसपास है, और सिल्वर में 82% के आसपास है। तो जब इतने हाई गियर ग्रीड फैक्टर चल रहे हैं तो आपको बाजार में शांति और संयम से ही काम लेना चाहिए। मेरे और आपके दोनों के कॉमन मित्र हैं मनोज जी पृथ्वी से, वो एक बहुत अच्छी राय कंटिन्यूस में देख रहा हूँ, कई बार दे चुके हैं कि एसआईपी के माध्यम से आप इन्वेस्ट करिए। तो अगर आप बिल्कुल। एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड और सिल्वर में तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, और देखिए नितिन जी, हमें एक बात और जोड़ूं कि पेड़ कितना भी लंबा हो जाए, वो आसमान को नहीं छू सकता कभी भी। लोग सोचे कि आना देवदार उसको का पेड़ दुनिया में सबसे लंबा होता है,
लेकिन देखिए वो एक हाइट सबसे अधिक है, लेकिन वो आसमान को बिल्कुल नहीं छू सकता। इसीलिए स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम जरूरी है। बाजार की लय ताल जिस तरह चल रही है उसके साथ चलना भी जरूरी है, क्योंकि पैसा कमाना भी आवश्यक है। अब यह नितिन जी, मैं आपसे एक अगला सवाल ये लूंगा कि क्या मौजूदा स्तर पर ऐसे में ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना चाहिए या ट्रेड के साथ बने रहना चाहिए? बिल्कुल देखिए, स्पष्ट है। अगर आप ट्रेडर हैं तो मैंने पहले भी बोला, एक दिन पहले के लो के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करिए। जैसे ही ये स्टॉप लॉस टूट जाता है वैसे ही आप अपनी पोजीशन से निकल जाइए। इन्वेस्टर है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे भी आप एक भाव ऐसा रखिए कि अगर ये भाव पर्टिकुलर ब्रेक हो जाता है नीचे में, जैसे मान लीजिए आज $4070 चल रहा है, 3920 पिछले हफ्ते का लो है, तो आप अगर 3920 के नीचे जाता है तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए। तो इस तरह के जो लेवल्स हैं वो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को जो है वो ध्यान देना पड़ेगा कमल जी। बिना उसके काम नहीं चलेगा। अच्छा, आने वाले हफ्तों की बताइए आप कि गोल्ड सिल्वर दोनों में से किसमें ज्यादा पोटेंशियल आपको दिख रहा है? कमल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है ये 73-74 तक आ जाएगा। तो अगर रेशियो 73-74 आएगा तो अंडरस्टूड है कि चांदी जो है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और चांदी में मैं खुद भी अत्यधिक बुलिश हूँ। जी। तो आपके अनुसार ये जो तेजी है आज जैसा हमने माहौल देखा है, तो ये टिकाऊ है या शॉर्ट टर्म मानते हैं फिर इसको आप? नहीं नहीं कमल जी, देखिए जिस तरह से फिजिकल बाइंग बैक हो रही है इस बार, क्या होता है कि कई बार पेपर के थ्रू होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि पेपर बाइंग हो रही है, केवल एक्सचेंजेस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये जो बाइंग हो रही है ये फिजिकल मार्केट में भी बाइंग है, चाहे आप गोल्ड में ले लें, आप स्पॉट फ्यूचर का प्रीमियम देख लें, चाहे आप सिल्वर में स्पॉट फ्यूचर का प्रीमियम देख लें, या ईएफपीज आप देख लें गोल्ड सिल्वर की कॉमेक्स के अंदर। तो ये सभी चीजें यही दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत हाई, और इतनी डिमांड, जिस तरीके का डिफरेंस था, या मान लीजिए 5% का स्पॉट फ्यूचर में चांदी के अंदर डिफरेंस हो गया, तो कमल जी ये रिटेल के बस की बात नहीं है कि 5% का स्पॉट फ्यूचर में इतनी डिमांड खड़ी कर दे। मतलब रिटेल रिटेल इन्वेस्टर जो है वो आपकी लाइन में लग के माहौल को, यूफोरिया को बढ़ा सकता है, लेकिन रियल मायने में इतना बड़ा चेंज तभी आ सकता है कि या तो जब बैंकें जो है वो सिस्टम से बाहर हो जाए, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटीज की जो कमोडिटी और फॉरेक्स की जो ट्रेड होती है उसके अंदर बैंक्स का जो होता है वो सबसे बड़ा योगदान होता है, और बैंक्स ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। तो जब बैंक्स जब बाहर हो जाए, या बैंक्स जो है खुद अपनी पोजीशन बना ले, तभी हम इस तरह की के मार्केट के अंदर जो है वो इनस्टेबिलिटी आते हुए देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो जिस तरह से चल रहा है ये बैक्ड बाय फंडामेंटल्स है और बैक्ड बाय डिमांड है। तो अभी जब तक डिमांड चल रही है तब तक मुझे ऐसा कोई सीन नहीं लग रहा। हाँ, जिस दिन क्रिप्टो को स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का दर्जा मिल जाता है और सेंट्रल बैंक जो है वो क्रिप्टो की तरफ बढ़ जाती है, या फिर मान लीजिए डॉलर, यूरो या कोई दूसरी करेंसी जो है वो उन्हें गोल्ड से ज्यादा स्ट्रांग लगने लगती है, तो फिर हम देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन का दौर चालू हो जाएगा। और देखिए, कोई भी जब आदमी जन्म लेता है ना, तो मरण जो है वो निश्चित होता है, और मरने के बाद पुनर्जन्म भी जो है वो निश्चित है। तो हर तेजी के बाद मंदी और हर मंदी के बाद तेजी जो है ये बिल्कुल निश्चित है। अब ये अलग बात है कि हो सकता है $5000 से मंदी आए या $5500 से मंदी आए। अब हमें ये देखना है कि ये जो सुनामी चल रही है, क्योंकि ये इसको हम तूफान भी नहीं कहेंगे, ये जो सोने चांदी में सुनामी चल रही है, कहीं ऐसा ना हो ये हमको उड़ा ले जाए। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही हमें काम करना चाहिए। तो नितिन जी, अब देखिए धनतेरस बहुत नजदीक आ चुकी है, तो इस सुनामी से रिटेल काउंटरों पे क्या कोई दबाव दिखाई देगा या ग्राहकी पहले की तरह ही मस्त चलेगी एकदम? कवल जी, मुझे ज्वेलरी डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि ज्वेलरी डिमांड पे जो है भावों का असर बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है। और ये अलग बात है कि कोई तमाम एसोसिएशंस के लोग इसको मीडिया में आके जो है वो ना स्वीकारें कि इससे माहौल खराब होता है। मेरे ख्याल से इसमें माहौल नहीं खराब होता है, इससे जो सच है उसको हमें स्वीकारना ही चाहिए। और अगर हम उसकी जगह लोगों को गाइड करें कि भाई आप पिछले धनतेरस से इस धनतेरस का भाव देख लीजिए, या 2016 से के धनतेरसों से आप भाव देख लीजिए, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है, या जो मान लीजिए आज हमारी जो सोने की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टर्स होती हैं वो हमारी माताएं, बहनें, भाभियां होती हैं, तो वो जरूर खींच के ले जाएंगी अपने अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि चलो भाई हमको ज्वेलरी लेनी है। तो मुझे लगता है कि कुछ इनोवेटिव तरीकों की जरूरत है, कुछ हमें मार्केटिंग की भी जरूरत है, कुछ हमें डिफरेंट फोरम्स, हमें इनोवेटिव तरीकों से काम करना होगा। पर धनतेरस में मुझे यहाँ सिक्कों की सेल्स बहुत स्ट्रांग लग रही है।
तो मुझे लग रहा है कि सिक्कों की बहुत बड़ी किल्लत जो है वो इस बार जरूर धनतेरस में देखने को मिलेगी। जी, अब नितिन जी अंतिम सवाल जिसको सभी जानना चाहते हैं, गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल इंडियन रुपीज में आपके अनुसार क्या होंगे? 1,22,000 और 1,20,000 के सपोर्ट्स है। आज हमने ट्रेड कॉल भी दी है दिवाली तक के लिए कि 1,22,000 और 1,20,000 के लेवल्स आते हैं तो वहां बाय करें। 1,17,500 का स्टॉप लॉस लेके रखें। धनतेरस तक गोल्ड में हमने 1,29,000 का टारगेट दिया है। जी, और सिल्वर के लिए क्या कहेंगे आप? सिल्वर में 1,50,000 और 1,42,000 के सपोर्ट है। और जो हमारा धनतेरस के लिए सिल्वर का बाइंग कॉल है वो 1,50 और 1,45 में बाय करके चले। 1,40 के नीचे का स्टॉप लॉस है। ऊपर में हम इसको 158 तक देख रहे हैं। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? हाँ पवन जी, लॉन्ग पोजीशंस मेरी अपनी खुद की भी बनी हुई है और साथ में हमारे क्लाइंट्स की भी बनी हुई है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद।